नमस्कार। आज़ादी पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अविनाश चंद्रा। दोस्तों, इन दिनों कृषि सुधार अधिनियम काफ़ी चर्चा में है। हाल ही में राज्यसभा और लोकसभा से पास हुए इस अधिनियम को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। सत्ता पक्ष जहां इसे खेती और किसानी के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा सुधार का कदम बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे किसानों का नुकसान बता रहा है। किसान संगठन भी काफ़ी भ्रमित हैं और वो भी इसे लेकर आंदोलनरत हैं। इन विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष हस्ती मौजूद है जो काफ़ी बहुमुखी प्रतिभा की धनी भी है। ये पेशे से इंजीनियर हैं और पैशन से फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। शरद जोशी द्वारा स्थापित किसानों के सबसे बड़े संगठन शेतकारी संगठन से आप जुड़े हुए हैं और स्वतंत्र भारत पक्ष नामक राजनीतिक दल के आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आपका नाम है श्री गुणवंत पाटिल। दोस्तों, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो कई मायनों में खास है क्योंकि आज हमारे साथ कुछ जर्नलिस्ट और मीडिया कर्मी भी जुड़े हैं और गुणवंत पाटिल जी से वो भी संवाद करेंगे। बीच बीच में वो भी प्रश्न पूछेंगे। तो आइए हम बात करते हैं श्री पाटिल से। गुणवंत पाटिल जी, आज़ादी पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं गुणवंत पाटिल हंगरगेकर। मैं पेशे से वैसे इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म करने के बाद मैं शेतकरी संगठन ज्वाइन किया 1990 में और शरद जोशी के साथ रहते हुए बहुत सारे वैसे मैं जमींदार का लड़का था। बहुत बड़ी जमीन मेरे पिताजी के पास भी थी और सब लोग शरद जोशी के साथ काम करते थे, लेकिन हम इंजीनियरिंग में रहने के कारण शरद जोशी को कभी मिलते थे, लेकिन हम विद्यार्थी ही थी की तरह कभी ड्राइविंग पे चले जाए, भाई साहब की गाड़ी चलाए और साथ में एजुटेशन में जाए, ऐसा था। लेकिन 90 से मैं सक्रिय हो गया और अपना बिजनेस करते करते मैं इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन का बिजनेस भी करता था और साथ में शरद जोशी के साथ में 90s में ज्वाइन हुआ। जब 89 में नांदेड़ में एक बड़ा अधिवेशन था शेतकरी संगठन का और उस टाइम जब वीपी सिंह का सब चल रहा था तभी मैंने ज्वाइन किया और करते करते शरद जोशी के साथ रहते बहुत बहुत सारे आंदोलन के, कपास के आंदोलन, गन्ने के आंदोलन और चलता रहा। जब मैं विद्यार्थी था तब राजीव गांधी जैसे नेताओं का फैन हुआ करता था। हम बेंगलोर में थे, मैं पढ़ने के लिए बेंगलोर में था, तो एमजी रोड, वहाँ पे एक अच्छा रोड है, एमजी रोड पे राजीव गांधी अपनी गाड़ी खुद चला रहे, ड्राइवर नहीं है, तो हम अच्छा लगता था। नेहरू को हम चाचा बोलते थे और इस तरीके सा विद्यार्थी में हमको कुछ समझ ही नहीं आता था और जो जो ग्लैमर दिखा उसके पीछे हम घूमते थे। राजीव गांधी भी फोटोग्राफी करते थे, मैं भी फोटोग्राफी करता था, हमारे जैसे है राजीव गांधी, ऐसे सोचते थे। हम कभी पक्ष के बारे में, विचार के बारे में, इस बारे में हम लोग सोचते नहीं। वैसे भी हम टेक्निकल स्टूडेंट रहने से लिटरेचर वगैरह से हम दूर थे। लेकिन 90s में जब मैं घर आया, जब खेती का देखा, उसके पहले भी बेंगलोर में जब मैं पढ़ने के लिए था तब हमको लगता था कि पिताजी बहुत कम मनी ऑर्डर हमको बेचते और बहुत सारे लोगों को, बच्चों को ज्यादा मनी ऑर्डर वगैरह आता था और हमको लगता था कि अपना बाप इतना जमींदार कहा कहता है लेकिन कंजूस है। लेकिन हमको समझ में नहीं आता था कि खेती की परिस्थिति इतनी बेकार है कि खेती दिखाने के दांत है, खाने के दांत है ही नहीं। और हम जब छुट्टियों में आते थे वापस तो पिताजी कहते थे कि भाई अगर तुम पढ़ोगे नहीं ठीक से तो मैं आपको चरवा बना दूंगा। हम बोलते थे पिताजी को कि आप चौरस्ते पे ऐसा हमारे इंसल्ट करते हैं तो आप हमको ये क्यों नहीं बोलते कि आप खेती पे रखेंगे। तो वो पिताजी बोलते थे कि आप खेती पे रखूंगा तो तुम घाटे का सौदा है, वो कुछ नहीं कर सकोगे, चौराहा बन जाओगे या भेड़ बकरियों के साथ रहोगे तो कम से कम दूध में पानी तो मिला के तुम्हारा चलेगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं कर सकते। तब हमको एक बहुत शॉकिंग लगता था
और धीरे धीरे जब शरद जोशी को हमने सुना और वो अधिवेशन में, तो मैं कंप्लीट अधिवेशन सुना, तो एकदम मैं चेक रह गया और लगा कि अपने पिताजी का गलती नहीं है, यहाँ नीतियों की गलती है। और उस नीतियों को जब तक नहीं बदला जाता तब तक किसानियत ठीक नहीं होगी, खेती ठीक नहीं होगी, किसान ठीक नहीं होगा। ये सोच के 90 से मैं ये आंदोलन में जुड़ गया। और 91 में तो रिफॉर्म्स आ गए। फिर मनमोहन सिंह का भाषण सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा कि भाई नया रिफॉर्म्स होने वाला है। उसके पहले की परिस्थिति बहुत ही बेकार थी। मतलब 91 के पहले तो हम जब एजिटेशंस करते थे, तब हम बोलते थे कि हमको खुला कर दो, भीख नहीं चाहिए हमें, हम अपने पसीने का दाम चाहिए। सूट सब्सिडी का नहीं काम, हमें चाहिए पसीने का दाम। ऐसा हमारा नारा था। और इस तरीके से हम चलाते थे। जब तक हमको लागत मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक हमारी खेती में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। और लागत, मुझे, मैं एज ए इंजीनियर कोई चीज मैं बनाता हूँ, तो वो बेचने के लिए जब निकालता हूँ, तो उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उस पे मेरा प्रॉफिट मिला के अगर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो मैं जो चाहे भाव में मैं बेच सकता हूँ। लेकिन किसानियत ऐसी है कि मैं बना तो सकता हूँ, लेकिन बेचने के लिए जाऊंगा तो कहाँ बेचना है, कहाँ नहीं बेचना है, उसके रूल है। भाव ठहराने का तो अधिकार नहीं है, क्योंकि सीएसीपी दिल्ली में बैठी हुई है, वो भाव ठहराएगी। जी, जिस प्रोड्यूसर को अपनी चीज बनाने के बाद उसका भाव ठहराने का अधिकार अगर नहीं है, तो सोने की भी चीज बनाए तो उसमें कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि भाव ठहराने वाला अगर दूसरा है, तो उसका धंधा कभी फायदे का नहीं हो सकता। ये जब सुनने के बाद बहुत बुरा लगा। तब हम कपास के बारे में भी बहुत रिसर्च किए। और कपास तो मराठवाड़ा और विदर्भ में बहुत बड़ी फसल है। तो कपास का भाव, इंटरनेशनल कीमत जब 4,500 थी, तब हमको महाराष्ट्र में 95 96 तक का मैं आंकड़ेवारी बता सकता हूँ। 95 की आंकड़ेवारी पूरी मेरे पास है। तब 1,500 से ज्यादा हमको कपास का पर क्विंटल नहीं मिलता था। अगर इंटरनेशनल मार्केट में 4,500 रुपए है और मुझे 1,500 रुपए मिलता है, तो 100 के 60 करना, बाप का नाम चलाना, इस तरीके की खेती नहीं हो। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से मुझे अगर 3,000 कम मिलता है, एक गांव में 10,000 कुंटल अगर कपास होती है, तो ये एक गांव को हर साल एक फसल के लिए 3 करोड़ को रुपए के लिए लूटा जाता है। मतलब कम मिलता है, मतलब लूटा जाता है। ऐसा हमको लगता था, जिसे हम निगेटिव सब्सिडी कहते हैं, कि जो इंटरनेशनल कीमत है उससे जितना कम आया, तो वो तो उतना हमारा घाटा हुआ। और सब्सिडी किसको कहते हैं? सब्सिडी जो सरकार मदद करती है उसको सब्सिडी करते हैं। अगर सरकार मदद नहीं करती है और हमको घाटा होता है, तो वो निगेटिव सब्सिडी में जाता है। सरकार तो मदद करती ही नहीं, लेकिन जो बनाते हैं तो वो माइनस में चला जाता है, क्योंकि भाव ठहराने का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है। ये बहुत बड़ी ये बड़ा फार्मूला हमने किसानों को समझाया। मैं तो शिविर वगैरह भी लेता था, एजुकेशन का काम मेरी तरफ ही था, शरद जोशी मुझे ट्रेन किए थे। तो हम बोलते थे कि रिफॉर्म्स होना चाहिए, खेती में सरकार का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे हमने आंदोलन किए। कपास के बारे में तो बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो यहाँ पे हुए। तब हमको लगता था कि रिफॉर्म्स होना चाहिए। तब डंकेल प्रस्ताव आ रहा था, डब्ल्यूटीओ आ रही थी। 91 में जब रिफॉर्म्स हुआ, तब हमने बोला था कि थैंक यू डंकेल, दे दी तूने आजादी। डंकेल के कारण हमको आजादी मिली, क्योंकि रिफॉर्म्स, डब्ल्यूटीओ, इसके कारण तो हम पता चल जाएगा कि हमको कितना लूटा जाता है। तब हमने एक आंदोलन भी 95 में निकाला था कि हर एक किसान को कहा गया था कि भाई तेरे पास कितनी जमीन है, जितनी जमीन है उतनी जमीन का आप ब्यौरा लेके आओ। और गए 10 साल में, मतलब 95 से 85 तक, पिछले 10 साल में आपने जो जो फसलें लगाई है उसका अगर डिटेल्स आप लाते हैं, तो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया था। वो सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर में डाल दिया जाए, तो गए 10 साल में उस किसान को उसके जमीन में कितना घाटा हुआ, या इंटरनेशनल कीमतों से उसको कितना कम मिला, उसका एक कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर हमने बनाया था। तब आंकड़ा निकला था पूरे हिंदुस्तान का। हमने जहां जहां हमारी संगठन थी, 18 राज्यों से लेके पूरे हिंदुस्तान का, जहां जहां मैक्सिमम कर सके वो आंदोलन करके हमने
डेटा इकट्ठा किया, तब ये सब डेटा निकला था 95 में। अब जो गैट करार में जो लागत मूल्य के बारे में जब प्रणब मुखर्जी वाणिज्य मंत्री थे, उन्होंने सब लिख के दिया था कि भारतीय किसानों को इंटरनेशनल कीमतों से 72% कम मिलता है। 72% कम मिलता है, मतलब 100 रुपए का हम कुछ बनाते हैं तो हमारे हिस्से में केवल 28 रुपए आता है। जबकि अमेरिका में कोई वहां का किसान 100 रुपए की कोई चीज बनाता है तो उसको 135 मिलते हैं। यूरोप का किसान अगर कोई चीज बनाता है इंटरनेशनल मार्केट में, अगर 100 रुपए मिलते हैं तो उसके देश में उसको 165 मिलता है। जापान में जापान के किसान को अगर इंटरनेशनल कीमत में 100 रुपए मिलता है तो जापान सरकार उसको 190 मतलब 190 देती है। तो भारत का देखा जाए तो 100 रुपए की हम चीज बनाते तो केवल 28 रुपए हमको मिलता है। इसका मतलब 100 के 60 करना, बाप का नाम चलाना, अगर ऐसे हो जाए तो किसानियत नहीं होगी। इसके लिए हम आंदोलन कर रहे थे। तब जब टंकेल प्रस्ताव आया उसमें हमारी जो जैसे अभी कोरोना के कारण सभी रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, किसानों के बारे में बात हो रही है, वैसे ही जब WTO आ रहा था तब खेती एजेंडे पे आ गया। और उस टाइम हमने बोला था कि भाई खेती को रिफॉर्म करो, लेकिन रिफॉर्म सब जगह पे आया लेकिन खेती में रिफॉर्म्स नहीं आया। और सादा टेलीफोन था तो मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, सब आ गया, लेकिन हमारे पास जो बीज 80 में था आज भी वही बीज है। बायोटेक्नोलॉजी वाला बीज से लेके नए टेक्नोलॉजी से लेके कुछ भी हमारे पास नहीं आए। इसके लिए हमने अलग अलग आंदोलन करते रहे। और मार्केट के बारे में भी हमने कहा कि जब तक किसान को लिबरेट करना है तो मार्केट को खुला करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी देना पड़ेगा, उसके ऊपर जो बकाया है जो सरकार के नीतियों के कारण हुआ है उसको हटाना पड़ेगा। हमने जब वो आंदोलन किया था सब डेटा इकट्ठा करने का, तब किसानों को कम से कम उस टाइम का जो आंकड़ा निकला था 3 लाख करोड़ से लूटा गया। मतलब इंटरनेशनल कीमतों से भारतीय किसान को, सभी हिंदुस्तान के किसान को 3 लाख रुपए, 3 लाख करोड़ कम आए। इंटरनेशनल कीमतों से भारतीय किसानों को 3 लाख करोड़ कम मिला। और टोटल हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर बकाया था 44,000 करोड़, 44,000 करोड़ बकाया था। तब हम किसानों को कहा था कि 6 बार कर्जा ले लो, 6 बार डुबाओ, तब हमारा और सरकार का हिसाब करेक्ट हो जाएगा। हमने कभी कर्जा डुबाने के लिए नहीं कहा, लेकिन हमारा जो हिसाब होना चाहिए 3 लाख करोड़ रुपए को हमको जो लूटा गया है, तो 3 लाख करोड़ वापस लेने का है तो 6 बार कर्जा लेना पड़ेगा और 6 बार उसको नहीं देना पड़ेगा, तब हमारा हिसाब ठीक होगा। इस तरीका का आंदोलन हम 95 में किए थे। उसमें एक सर्टिफिकेशन किए थे, जो कंप्यूटर से डेटा निकला था हर किसान को दिए थे। बहुत पैमाने पे आंदोलन महाराष्ट्र में चला, इंडिया में भी चला। तब सरकार ने, मतलब ये आंदोलन बहुत चला, मनमोहन सिंह साहब के भी साथ भी बहुत सारे मीटिंग हुए। लास्ट में हमने मतलब 2007 के दिसंबर में, मतलब 2008 के करीब, हमने ये आंदोलन ऐसा किया कि भाई इतना करने के बावजूद भी सरकार बदलने के लिए तैयार नहीं है, रिफॉर्म्स लाने के लिए तैयार नहीं है। तब रामेश्वरम में जाके हमने आंदोलन किया था। और वहां के जैसे राम शिव मंदिर में गए थे और वहां पे अपनी समस्या शिव को बोल के सीता का शोध लगाए थे। उसी तरह हम अपना जो 7/12 बोलते हैं महाराष्ट्र में, जो अपने खेती का जो डिटेल्स रहता है और जिसपे बकाया लिखा हुआ रहता है, तो वो कागज हम लेके जाके रामेश्वरम के समंदर में फेंके और भगवान को बोले कि हमारे ऊपर जो बकाया था वो बकाया अब खत्म हो गया है, भगवान अब सरकार को तू समझा दे। और दिसंबर में आंदोलन, 31 दिसंबर को ये आंदोलन हुआ और मार्च में मनमोहन सिंह ने 72,000 करोड़ रुपए का जब रिलीफ दिया था, लोन वीवर किया था, क्योंकि वो ही आंदोलन का उसका लिंक था। क्योंकि हमने जो मांगे मांगी थी तो मजदूर यूनियन की तरह नहीं कि भाई 100 रुपए है तो 150 रुपए दो।
हमने कहा था कि भाई इंटरनेशनल मार्केट से हमको कितना कम मिलता है, हमको ज्यादा नहीं चाहिए। अगर हमारा इंटरनेशनल मार्केट के बराबर भी हमको मिलता है तो हम फायदे में आ जाएंगे। अमेरिका के किसानों के साथ हम compete कर सकते हैं, अगर आप हमको इंटरनेशनल कीमतें अगर आप देंगे तो। तब इसलिए इसी तरह का वो आंदोलन रहा, उसमें 72,000 करोड़ माफ हुआ। जब हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर बकाया था 1,30,000 करोड़, हमने बोला था पूरा अगर निकाल दो, पूरा तो निकाला नहीं। उसके पहले भी इस टाइप का आंदोलन जब हुआ था, जब वीपी सिंह आए, वीपी सिंह को भी हमने सपोर्ट किया था और वीपी सिंह को बोला था कि आप गैट करार को के ऊपर साइन कीजिए। लेकिन वीपी सिंह ने गैट करार के ऊपर साइन नहीं किया, उन्होंने मंडल आयोग लाया और मंडल आयोग लाने के बाद शरद जोशी वो टास्क फोर्स से चले आए और हम गैट के लिए फिर देर हो गया। मनमोहन सिंह और नरसिंह राव ने रिफॉर्म्स लाए और वो क्रेडिट जो वीपी सिंह को मिलना चाहिए था उन्होंने नहीं करने के कारण वो क्रेडिट नरसिंह राव को मिला और हमारा रिफॉर्म्स बहुत बड़े पैमाने पे वहां से शुरू हुआ। लेकिन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं हुआ। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं होने के कारण ये सब चलता रहा और ऐसे ही आंदोलन चलते रहे। और हम जैसे हमारे ऊपर जो बकाया हुआ उसका हमने पूरा ब्यौरा दिया था। उसमें हमने कहा था कि भाई हमारा पहले जैसे पुरानी स्टोरी थी, जैसे अभी बीजेपी जैसे राम राज्य की बात करती है, तब वैसे शेतकरी संगठन या शरद जोशी बलि राजा, जो किसानों का राजा था, बलि बलि राजा जिसे केरल में ओनम के दिन वो बलि राजा फिर से आता है, ऐसी एंशिएंट स्टोरी है। वैसे महाराष्ट्र में भी दिवाली दिवाली के दिन बलि राजा को बलि चढ़ाई गई थी। वामन ने उसको मार दिया था। 3 पाँव की जगह उसने मांगी थी और 3 पाँव में 2 पाँव रखा और तीसरा पाँव उसके सर के ऊपर रख के खत्म किया। उस दिन से किसानों को बुरे हाल है, ऐसा स्टोरी था। उसी उसी स्टोरी को लेके हमने बोला कि भाई 3 पाँव डाल के वामन ने हमको खत्म किया था। उसी बलि राजा को अगर बाहर निकालना है, किसान को अगर बाहर निकालना है, तो 3 स्टेप्स में आगे जाना पड़ेगा। एक है कि उसके ऊपर जितना बकाया है वो खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका पाप नहीं, वो सरकार का पाप है, वो खत्म करना पड़ेगा। उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्या? नहीं होगा। फिर क्या करना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी सब कुछ सेकंड टप्पे में उसको देना पड़ेगा। उससे ठीक हो जाएगा क्या? अभी उसकी फसल अच्छी आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, ग्रीन हाउसेस आ गए, पॉली हाउसेस आ गए, स्टोरेज कैपेसिटी आ गए, सब आ गया। उससे किसान का प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? नहीं। तीसरा टप्पा जो मार्केट है, उसको जो उसने जो प्रोड्यूस किया उसको अगर सही दाम मिलता है तीसरी स्टेज में, तो ये ठीक होता है। तो ये 3 स्टेजेस अगर किसानों को ये तरफ हो जाए, तब भारतीय खेती, भारतीय कृषि अच्छे दर्जे की हो सकती है। नहीं तो खेती में कुछ भी करो तो वहां से तो केवल बकाये की खेती होगी या बकाये की फसल बाहर आ जाएगी, ऐसे हमने कहा था। तो उसमें से अगर ये अभी बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत सारा आंदोलन हुआ, ये नहीं कहते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर ये 3 कानून आए, इसके ऊपर अगर हम आते हैं आज, तो ये 3 कानून क्या है? तो ये रिफॉर्म्स की तरफ ही थोड़ा-सा रास्ता है। जिसको शेठजी और भट्टजी की सरकार कहे और स्वदेशी वाली सरकार हमने कहा था, लेकिन वो अगर किसान के बारे में कुछ करना चाहती है, कुछ लॉ लाना चाहती है, तो हम उसका हमने वेलकम। 3 लॉ जो बदले हैं, तो उसमें क्या है, तो पहला लॉ जो एपीएमसी का है, एपीएमसी में तो हमको पूरा यहाँ लूटा जाता था। सरकार की एपीएमसी, वहां पे किसान अपना माल लेके जाता है तो वहां पे अलग अलग टैक्सेस से हमाली थी, आड़तिया था, एपीएमसी का टैक्स था और भाव ठहराने का अधिकार हमको नहीं था। सीएसीपी भाव ठहराएगी, वो जो भाव ठहराई हुई है जिसे आप एमएसपी बोलते हैं, उसके इर्द गिर्द आपको भाव देना पड़ेगा। इस टाइप का वो था। लेकिन जो खुले मार्केट में कुछ चीजों का भाव इतना ज्यादा था, लेकिन वो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कारण, मतलब एमएसपी के कारण यहाँ के भाव ऊपर कभी चढ़े नहीं और खुली मार्केट कभी यहाँ हुई नहीं। इसीलिए हमने इसको एपीएमसी को हम बोलते थे कि ये राजकीय अड्डे है, जहाँ पे हमको लूटा जाता है। वहां तो पूरा
राजनीति चलती है और वहां का व्यापारी और सरकार सिंडिकेट करके हमको लूटती है, इसलिए वो चली जानी चाहिए। हम कह रहे थे वैसा ही ये कानून में है कि भाई एपीएमसी एक्ट को उन्होंने रिलीज कर दिया है, इसलिए हमने उसका वेलकम किया। दूसरा था कि सीलिंग कानून के कारण हमारे जमीनों पे बहुत सारे टुकड़े हो गए। अब मेरा ही एग्जांपल लीजिए कि मेरे पिताजी के पास 350 एकड़ जमीन थी, दोनों भाई डिवाइड हुए, 175, हम 5 भाई है, 30 एकड़, मुझे 2 संतान है, तो 15 एकड़, मेरा नाती या मेरा पोता 15 मतलब तो वो तो अल्पभूधारक हो जाएगा। तो जमीनों के टुकड़े हुए। और सीलिंग एक्ट क्या था कि भाई 54 एकड़ से ज्यादा आप जमीन रख नहीं सकते, और पानी की जमीन है तो 18 एकड़ से ऊपर आप जमीन रख नहीं सकते। वहां पे सीलिंग था, वहां एक बाउंड्री थी, 54 एकड़ से ज्यादा किसान रख ही नहीं सकता है। उसके कारण जमीनों के टुकड़े हो गए। जैसे अगर यही कानून तेंदुलकर को लगा दिया जाए, आज लता मंगेशकर का बर्थडे है, अगर ये कानून उनको रहता कि 400 गानों से ऊपर आप नहीं गा सकते, वहां सीलिंग है 400 गानों को। आप सचिन तेंदुलकर को अगर कह दिया जाए कि भाई 90 रन से ऊपर आप नहीं निकाल सकते, वहां 90 रन पे सीलिंग है, दूसरे को भी करने दो ना, गरीब प्लेयर को बेचारे दूसरे, तो उसकी सेंचुरी कभी नहीं होती, उसको भारत रत्न कभी नहीं मिलता और रिकॉर्ड्स नहीं टूट। ये सब बातें किसानों के बारे में क्यों नहीं हुई? ये सीलिंग का कानून था। दूसरा था कि लैंडलेस होने का कानून। आप लैंडलेस नहीं हो सकते, मतलब ये जो फालतू का धंधा है या घाटे का धंधा है वो केवल किसान ही करे, वो किसान ये छोड़ के नहीं जा सकता, आप लैंडलेस नहीं हो सकते। चौथा कानून है कि भाई कोई पैसे वाला है, जैसे अमिताभ बच्चन, रानी मुखर्जी का केस आपको मालूम है, क्योंकि पैसे वाला है वो खेती में नहीं आ सकता। क्यों? तो अगर उसके 4 पुश्तों में कोई खेती नहीं किया है तो वो किसान नहीं बन सकता है। वो कंपनी फॉर्म कर सकता है लेकिन किसान नहीं बन सकता है। इसका मतलब पैसे वाले लोग यहाँ पे नहीं आते, और यहाँ पे नहीं आएंगे तो ये ना जमीन के भाव बढ़ेंगे, ना यहाँ पे रिफॉर्म्स होगा, ना कुछ होगा। चौथा कानून है कि आदिवासियों का कानून है कि आदिवासी की जमीन कोई दूसरा आदिवासी ही खरीद सकता है, दूसरा लोग नहीं खरीद सकते। उससे होगा क्या कि आदिवासियों की जमीनों को कभी भाव नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे तो केवल आदिवासी ही ट्रांसफर कर सकता है। हम कोई भी जमीन खरीदने जाते हैं तो रजिस्ट्री के नीचे लिखा हुआ रहता है, ऊपर खरीदी हुई जमीन आदिवासी की जमीन नहीं है। इसका मतलब आदिवासियों को लगता है कि ऐसा देखा जाए तो आदिवासियों के लिए कानून बनाया गया है, उसका प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाया गया, ऐसा लगता है। लेकिन वहां पे रिफॉर्म्स नहीं होगा, वहां पैसा नहीं आएगा, आदिवासी आदिवासी रहेगा, वो कभी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो कोई पैसे वाला नहीं होगा या नए तरीके से वो खेती नहीं कर सकेगा। इस तरीके के कानून के कारण हम लोग पूरे तंग आ गए थे। ये कानून के लिए अभी जो नया कानून आया है, इसका ये तो कानून निकाला नहीं, लेकिन एक अल्टरनेटिव कानून आया कि आप कंसोलिडेट कर सकते हैं। सब 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, सब जमीन को इकट्ठा करके आप एक फसल निकाल सकते हैं। आप अपना भाव तय कर सकते हैं, कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, उसके पूरे सारे रूल आ गए। इसके कारण कम से कम हमारी जमीन कंसोलिडेट तो हो जाएगी, मालकी हक तो हमारा रहेगा ही, वो तो कहीं नहीं जाएगा। हम जो जमीन में अटके हुए हैं, क्योंकि अगर वर्ल्ड सिनेरियो देखते हैं, आप इंसाइक्लोपीडिया देखते हैं, तो जहां जहां लोग खेती के ऊपर ज्यादा निर्भर है वो सब देश गरीब है। जहां पे लोग बिल्कुल कम निर्भर है या खेती में अटके हुए हैं, तो वो रिच कंट्रीज है। जहां पे बिल्कुल खेती नहीं की जाती है वो अति रिच है, जैसे स्विट्जरलैंड में खेती नहीं की जाती है वो रिच है। अमेरिका में 4% खेती की जाती है, यूरोप में 6% खेती की जाती है, जापान में 6% खेती की जाती है। 6% ही लोग खेती करते हैं। खेती तो पूरी की जाती है लेकिन 6% ही लोग खेती पे है। अमेरिका में 4% लोग खेती पे है, यूरोप में 6% है, और हिंदुस्तान में 70% लोग खेती में अटके हुए हैं। तो इसके कारण एक तो जमीन के टुकड़े हो गए, जमीन से आप बाहर नहीं ला सकते, आप अपने माल के ऊपर प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। मुझे कपास लगाने का अधिकार है, कपास बेचने का अधिकार है, कपास का भाव ठहराने का अधिकार नहीं, कपास कहाँ जाके बेचना है उसका अधिकार नहीं, कपास एक्सपोर्ट करने का अधिकार हमको नहीं है।
और इसलिए हम कुछ भी बनाएं, हम उसका अगर भाव ठहराने का अधिकार नहीं है तो इससे खत्म हो गए। और इस कंसोलिडेशन के कारण कम से कम हम इंटरनेशनल कीमतों की तरफ तो जा सकते हैं। वो तो कीमतें हमको नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी हम इकट्ठा जमीन कर सकते हैं और एक फसल लेके जिस फसल की मार्केट को जरूरत है वो फसल हम कम से कम वो ला सकते हैं। और टुकड़े टुकड़े में जो बढ़ गई है खेती, उसको टेक्नोलॉजी यूज करके हम जा सकते हैं। ये कानून है। और जो ये कंसोलिडेशन के बारे में है। और तीसरा जो कानून है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में, जिसमें है तो मुझे तो आश्चर्य लगता है कि प्रोसेसिंग मिनिस्टर उन्होंने तो रिजाइन कर दिया। एक्चुअली ये कानून से तो प्रोसेसिंग यूनिट खुला हो जाएगा। प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर जो बैन लगे हुए हैं कि सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स डब्ल्यूटीओ में कहा गया है, कोई खाने की चीज बनाने के लिए सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स आप करते हैं तो उसको ज्यादा लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप अगर लाइसेंस का लिस्ट देखते हैं, एक 5 स्टार होटल आपको निकालना है तो कम से कम 51 लाइसेंस आपको चाहिए। फूड की इंडस्ट्री निकालनी है, होटल चलाना है आपको, तो कम से कम किराना दुकान भी चलाना है तो 21 लाइसेंस की जरूरत है। तो ये जो लाइसेंस कोटा परमिट राज के इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाला था। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट शेड्यूल 9 में था। शेड्यूल 9 को आप चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल 31 बी उसको सपोर्ट करता है। जो भी किसानों के कानून है वो अगर आर्टिकल 31 बी में 9 शेड्यूल में डालते हैं और उसको आर्टिकल 31 बी से सपोर्ट करते हैं तो किसान जाएगा कहाँ? न्यायालय में जा सकता नहीं, उसको भाव मिलता नहीं। ये जब सब अटक गया था, इस कानून के कारण थोड़ा रिलीफ मिला है। हमको तो बहुत सारी हथकड़ियों से बांधा गया है, लेकिन 3 हथकड़ियां निकाल दिए जाए तो हम सोचते हैं कि ये पॉजिटिव मोमेंट है। उस पॉजिटिव मोमेंट की तरफ चलते हैं। भाई हमको तो पूरा खुला कर दो, हमको हमारे हाल पे छोड़ दो। सरकार क्या समस्या सुलझाएगी? सरकार खुद एक समस्या है, हम उसमें बिलीव करते हैं। तो सरकार कम से कम हमारे अंदर आ जाए। सरकार हमारी दुर्दैवी गरज है, हमारी तो गरज है नहीं, हमको तो जरूरत नहीं है, लेकिन उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए हम सरकार को मानते हैं। लेकिन सरकार तो माई बाप बन के बैठी है, हमारा बाप बन के बैठी है। तो इसको अगर हम मसीहा जिसको हम संरक्षण के लिए रखे थे, उन्होंने तो संरक्षण तो किया नहीं, कायदा सुव्यवस्था तो ठीक की नहीं, लेकिन सरकार ने ही धंधे शुरू किए, सरकार ने फैक्ट्रियां निकाली, सरकार ने अशोका होटल जैसे होटल निकाले, सरकार ने बैंक निकाली, सरकार ने रेलवे निकाली, सरकार ने एसटी बसेस निकाले। सब धंधे सरकार के हाथ में, सब सब धंधे सरकार, व्यापारी और हम भिखारी, इस तरीके से नहीं चलेगा। किसानों को उसका व्यापारी हक देना पड़ेगा। हम व्यापार के विरोध में नहीं, हम व्यापार के बाजू में। लेकिन हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की मानसिकता ही व्यापार विरोधी है। व्यापारी लूटता है, हम बोलते हैं हमको व्यापारी लूटता नहीं है। लूटने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, एक है कानून, दूसरा है हथियार। ये 2 भी तो यूज करता नहीं कानून। हाँ, सरकार के साथ व्यापारी मिल जाता है जिसके कारण हमारी लूट हो जाती है, लेकिन व्यापारी डायरेक्ट तो लूट नहीं सकता है। व्यापारी हमारा दुश्मन नहीं है, व्यापारी हमारा एक्सटेंशन है। हमारा, हम जो खेती में रहते और हमारा माल बाहर निकालते हैं तो उसको भाव मिलने के लिए जो जो आदमी चाहिए वो व्यापारी है। लेकिन अगर आप रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं तो उसका व्यापारी एडवांटेज लेगा। जितने आप रिस्ट्रिक्शंस कम कर दे, जितने कानून कम कर दे, उतना जितना रिफॉर्म्स हो जाएगा उतना स्पर्धा हो जाएगी, कंपटीशन हो जाएगा और व्यापारी लूट नहीं पाएगा, व्यापारी मोनोपोली नहीं कर पाएगा। वैसे भी एग्रीकल्चर में आप कितने भी धुरंधर है और कितने भी मोनोपोली करने वाले हैं, 1 साल से ज्यादा आपकी मोनोपोली नहीं चल सकती, क्योंकि 1 साल में दूसरी फसल आ जाएगी और आप आउट हो जाएंगे। ये कोई मर्सिडीज कार नहीं है कि आप स्टॉक करके रख दिए और हजारों साल आप स्टॉक में रखेंगे और कोई दूसरा इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं हुआ कि वो गाड़ी बनाएगा, इसलिए आप जो चाहे कीमतों में बेच सकते हैं। लेकिन फसल के बारे में, कृषि के बारे में ऐसा नहीं हो सकता। 1 साल तक आप मैक्सिमम मोनोपोली कर सकते हैं, 1 साल के बाद फिर फसल आ जाएगी और आप चौपट हो जाएंगे। इसलिए कोई बोलता है जमाखोरी वगैरह, ये तो कानून के कारण ये सब होता है।
ये अगर कानून निकाल दिया जाए और उसको कंपटीशन में रख दिया जाए, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से हम लोग खड़े हो सकते हैं और अच्छी तरीके से जाते हैं। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के कारण ये जो हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ है, जैसे प्याज, प्याज इसेंशियल कमोडिटी में, शुगर इसेंशियल कमोडिटी में, यूरोकाइनी, स्टेप्टोकाइनी जो हार्ट को लगने वाली दवा है, वो इसेंशियल कमोडिटीज में नहीं है। क्यों? प्याज नहीं खाने से कोई मर गया? शुगर ज्यादा खाने से लोग मर गए हैं, लेकिन शुगर नहीं खाने से कोई मर गए हैं। लेकिन उसको एसेंशियल कमोडिटी में डाल के सरकार ने उसके ऊपर कंट्रोल किया, उसके कारण हमारा बहुत सा नुकसान हुआ। इसलिए हम इन कानूनों का समर्थन करते हैं, हम रिफॉर्म्स में बिलीव करते हैं, हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बिलीव करते हैं, हम टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं। हम देखिए, कपास के बीज वाजपेयी जी ने 2002 में हमको दिया था, बीटी का। उसके बाद तो वर्ल्ड में कितने बीज आ गए, मोनसेंटो जैसी कंपनी चली गई तुम वो टेक्नोलॉजी बनाने वाली, लेकिन हमको कोई नया बीज नहीं मिला। अभी 23 ऐसी नई वैरायटीज वर्ल्ड में है जिसके कारण हम compete कर सकते हैं। एक जमाना था कि 80 के दशक में हमारा माल बहुत सस्ता था, किसानों को हमको लूटा गया। 95 तक, 97 तक ऐसा था कि वर्ल्ड कीमतों से हमारी कीमतें बहुत ही कम थी, क्योंकि वर्ल्ड में प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और वो बहुत महंगे में वहां पे खाना वगैरह मिलता था। दिनों दिन वर्ल्ड की कीमतें अभी कम हो रही है। हिंदुस्तान के किसानों का लागत मूल्य बढ़ने से अब कीमतें बढ़ाना पड़ेगा और हम वर्ल्ड कॉम्पीट नहीं कर सकते। जिस टाइम हम कंपटीशन की बात कर रहे थे, तब तो हमको आप रिफॉर्म्स नहीं दिए। आज भी हम रिफॉर्म्स मांगते हैं, आज भी हम कॉम्पीट करने के लिए तैयार है। टेक्नोलॉजी हमको आने दो, वर्ल्ड के साथ आज भी हम किसानों के साथ कॉम्पीट करने के लिए तैयार है, लेकिन हमको टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, नया बीज नहीं मिलता हमको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर का बैन कभी निकलता नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहे तो हम किसानियत करें कैसे? हम तो अटके हुए हैं। अब इतना माइनस जीडीपी गया था, -23, -27 की तरफ, उसमें जो भी है तो बचा है तो एग्रीकल्चर ने ही ना। तो एग्रीकल्चर का मैं कोई ऐसा बड़ा दावा नहीं करता कि पूरा जीडीपी हम ही बनाएंगे, लेकिन जीडीपी में इतने वर्स्ट कंडीशन में भी हम जीडीपी में पॉजिटिव रहे, इससे और बेहतर क्या हो सकता है? इतने बड़े कानून हम हमारे विरोध में, शेड्यूल 9 में 287 कानून हमारे विरोध में होने के बावजूद किसान जिंदा है। बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने धंधे में लगा हुआ है। इससे बड़ा सर्टिफिकेशन क्या हो सकता है? आप इतना हमको दूसरी ट्रीटमेंट दिए, उसके बावजूद इंडस्ट्री को फर्स्ट ट्रीटमेंट दिए और हमको बुरी ट्रीटमेंट दिए, उसके बावजूद हम जिंदा हैं, उसके बावजूद हम जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमको अगर रिफॉर्म्स कर दिया जाए, हमको टेक्नोलॉजी दी जाए, तो हम ये भीख वगैरह सूट सब्सिडी को हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको खुला कर दो, ये मांगते हैं। अभी जो भी आंदोलन चल रहे हो तो लेफ्टिस्ट यूनियन की तरह चल रहे हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा के किसान वहां एजिटेशन कर रहे हैं, हम समझ सकते हैं, क्योंकि गए 50 या 70 सालों में वहां केवल सरकारी व्यापारी रहा, सरकारी ही खरीदी रही, कोई दूसरा खरीदार ही नहीं बन सका। 70 साल में जो आदत हमको लग गई है कि सरकार के दुकान पे जाके बेचने का, अगर सरकार दुकान बंद करती है तो हम जाएंगे कहाँ? ऐसा वहां के किसानों को डर लगता है, वो वाजबी है, उनका विरोध करना वाजबी है। लेकिन उन किसानों को हम समझा रहे हैं कि भाई देख अगर सरकार, एक हम उदाहरण उस टाइम कोट करते थे कि अगर हम शेर हैं, अब शेर को अगर जेल में दिया जाए, जेल में रखा जाए और उसको बहुत अच्छा खाना अगर दिया जाए कि डेली मटन मिल रहा है, बकरी का मटन मिल रहा है, फलाना मटन मिल रहा है, उसके बहुत एयर कंडीशन लगा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन वो बंदिश व्यवस्था में है। लेकिन एक दिन दरवाजा खोल दो, वो शेर भाग जाता है जंगल में, इधर वापस नहीं आता है, क्योंकि वो शेर है। वो देखता नहीं कि मुझे बहुत वहां एयर कंडीशन था, बहुत आराम से खाना मिल रहा था और वहीं से रहेंगे। कुत्ता वापस आ सकता है, लेकिन शेर कभी वापस नहीं आता। वैसे किसान शेर है, आप हमको कुत्ता बना के मत रखिए, हमको शेर बनने दीजिए, हमको शेर रहने दीजिए। हम ओरिजिनल शेर है, आप हमको खुला कर दीजिए, हम सब देख लेंगे।
लेकिन हमको अगर आप डर बता रहे हैं तब किसान तो फिर ये डर के पीछे, डर बहुत बड़ी चीज है, डर से तो सबको डराया जा सकता है। इसलिए ये जो डर है उसको हटाना पड़ेगा, मार्केट को खुला करना पड़ेगा। वैसे भी सरकार डर के एमएसपी देता हूं बोल रही है, हमको एमएसपी भी नहीं चाहिए, एमएसपी से भी बाहर निकालो, सीएससीपी से भी हमको बाहर निकालो, हमको हमारे नसीब पे जाने दो, हमारे कर्तव्यगारी पे जाने दो। क्योंकि वर्ल्ड के साथ हम अब समझो गन्ना है, ब्राजील के साथ हम compete नहीं कर सकते हैं शुगर में, तो हम गन्ना नहीं लगाएंगे। लेकिन आप ये जो पकड़ेंगे छोड़ेंगे ऐसी नीति रहेगी। जैसे प्याज प्याज को आपने खुला कर दिया था, प्याज एक्सपोर्ट हो रहा था, आप आज के प्याज को बंद कर दिए। जो अग्रीमेंट जिन व्यापारियों को, जिन किसानों के अग्रीमेंट हो चुके हैं बांग्लादेश के साथ, बाहर सऊदी के साथ, वो तो बोलेंगे कि साला भारत का कोई ठीक नहीं है, वो उनके सौदे कभी ठीक नहीं होते, कब बैन हो जाएगा और कब अपना एग्रीमेंट टूट जाएगा। इस तरीके से व्यापार नहीं चलेगा, इस तरीके से खेती किसानियत नहीं चलेगी। हम इस सब चीजों में रिफॉर्म चाहते हैं। तो ये रिफॉर्म्स की तरफ पहल है। हम कोई सरकारी एजेंट नहीं कि मैं कोई सरकार की तरफदारी करने के लिए नहीं निकला हूं। जो अच्छा काम किया तो उसका हम स्वागत भी करना चाहिए। जैसे मनमोहन सिंह ने रिफॉर्म्स लाया तो हमने स्वागत किया, लेकिन एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स नहीं आया। वाजपेयी जी ने 1 सितंबर 2001 को 713 चीजों के ऊपर से निर्बंध निकाल दिया था। तब ने हम एनडीए को सपोर्ट किए थे, स्वतंत्र भारत पार्टी की तरफ से, शरद जोशी जब थे। क्योंकि वाजपेयी जी ने जो सेकंड वर्ल्ड वॉर से इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बैन हुआ था, इंदिरा गांधी सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो 20 चीजें खुली छोड़ के बाकी सब चीजों पे बैन थी। इंदिरा गांधी ने 3 चीजें छोड़ के सभी चीजों पे टोटल हिंदुस्तान के किसान के प्रोड्यूस के ऊपर बैन लगाया था। 3 चीजें छोड़ी थी, ब्लैक पेपर जिसे मिरी बोलते हैं, और हल्दी और गुड़, जागरी, ये 3 चीजें छोड़ के इंदिरा गांधी ने सबको बैन कर दिया था। लेकिन वाजपेयी जी ने 713 चीजों को खुला कर दिया। तब हमको लगा कि जो स्वदेशी कहने वाली सरकार है वो अगर रिफॉर्म ला रही है, हम उसका स्वागत किए। गुणवंत जी, मुझे हाँ लगता है जी, कि जब इतने ढेर सारे किसान, हाँ, काफी तादाद में किसान आज सड़क पे हैं, हम्म, तो क्या रीजन है? क्या उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उनको आज़ादी नहीं दी जा रही है, या उनकी आज़ादी ली जाती रही है, या उनको आज़ादी दी जाएगी तो वो बहुत और अपने जो भी उत्पाद है उसका ज्यादा कीमत कमा पाएंगे? आखिर वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या रीजन हो सकता है इसका? हाँ, उसका कारण ये है, देखिए सरकार जब कानून लाई तो कानून का डिस्कशन हुआ क्या? नहीं हुआ। उन्होंने तो अध्यादेश लेके ये कानून लाई, उसके कारण डिस्कशन नहीं हुआ। किसी किसान संगठन या किसान के लोग, पॉजिटिव है या निगेटिव, व्हाट एवर इट इज, वहां उनके साथ अगर डिस्कशन होता, किसान नेता जाके किसानों के साथ डिस्कशन करते कि भाई ऐसा ऐसा कानून आने वाला है, धीरे धीरे लोगों को समझ में आता कि बुरा है, भला है वगैरह। अध्यादेश आने से ये सडन कानून आया, पहली बार किसान का कानून किसान के फेवर में अध्यादेश में आया। देखिए पहली बार, दिस इज समथिंग रिकॉर्ड। उसका बैन के लिए अध्यादेश आए बहुत सारे, मतलब बैन के लिए अध्यादेश आते रहे, मतलब इमरजेंसी देखिए, सब युद्ध के टाइम देखिए वगैरह वगैरह। लेकिन पहली बार उसको खुला करने के लिए अध्यादेश लाया गया। तो सरकार के ऊपर तो हम लोग शंका करते ही है, तो किसान ऑब्वियसली वो शंका कर रहा है। उसमें तो वो आग में घी डालने का काम लेफ्टिस्ट भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है। जो कांग्रेस ने कानून बनाए, ये तो अंबेडकर की घटना में तो एक कानून नहीं थे। ये कानून कहां से आए? पहला पहला जब घटना दुरुस्ती हुई 1951 में, 17 जून या 18 जून 1951 का अगर हम डिटेल्स निकालते हैं पहली घटना दुरुस्ती का, तो नेहरू जी ने तो कहा था कि भाई इंडस्ट्री को अगर इंडस्ट्री बढ़ाना है या इंडस्ट्री को एनकरेज करना है तो एग्रीकल्चर के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शंस लाना पड़ेगा, कंट्रोल में लाना पड़ेगा। इसका मतलब किसान को खड्डे में डालना पड़ेगा, इंडस्ट्री को ऊपर निकालना पड़ेगा। ये कानून तो कांग्रेस ने बनाए थे। इंदिरा गांधी के कानून लीजिए, राजीव गांधी के
कानून लीजिए, अंबानी कैसे बड़े बने उसका भी कपास का हमने कहा था कि भाई धीरूभाई अंबानी को पॉलिस्टर का लाइसेंस मिला, या कपास के किसानों ने, मतलब कॉटन के किसानों ने आत्महत्या शुरू की। कॉटन के लिए तो ब्रिटिश यहाँ पे रेलवे के लाइन डाले थे, यहाँ से कॉटन मैनचेस्टर लेके जाते थे और वहां से कपड़ा बेच के बना के यहाँ लाते थे। वो कॉटन जो जिसे हम सफेद सोना कहते थे, वो सोना हमारे लिए आत्महत्या का जरिया बना, जिसमें हमारा पोटेंशियल। आप अगर डब्ल्यूटीओ की लिस्ट में निगेटिव सब्सिडी देखते हैं तो सबसे ज्यादा निगेटिव सब्सिडी 257% माइनस निगेटिव सब्सिडी कॉटन में है। अगर वो निगेटिव सब्सिडी या कॉटन के किसान को अगर लूटा नहीं जाता तो आज हम मर्सिडीज जैसी गाड़ी में घूमते, हेलीकॉप्टर जैसे घूमते, इतना पैसा मिलता। कॉटन का तो हिस्ट्री आप देखेंगे तो ईस्वी सन पूर्व 500 से तो हमारा सदियों से हम कपास लगाते आ रहे हैं, और हमारी मोनोपोली थी मराठवाड़ा, विदर्भ की और पंजाब की, कुछ कर्नाटक का भाग और आंध्र प्रदेश की, लेकिन खत्म हो गए हम लोग। ऐसा हुआ, इसलिए किसानों को ठीक से समझाया नहीं गया। किसान को धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर सरकार की कानून तो बना दी, सरकार की नीयत भी ठीक होनी चाहिए। अगर वो नीयत ठीक रहती है और ये कानून सही तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं तो धीरे धीरे किसान समझ जाएगा। अगर पैच के वैसा हो जाएगा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से पैच को निकाल दिया लेकिन आज पैच को बैन कर दिया तो वो नहीं चलेगा। आप कानून बनाए हैं तो कानून को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और प्रामाणिकता से रिफॉर्म्स की तरफ आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो आप बचा नहीं सकते। एयर इंडिया को आप बचा सकते हैं, एसबीआई को आप बचा सकते हैं, नहीं बचा सकते। भले आप विजय माल्या को लूट गया बोल के ये कर दिए हैं, लेकिन एयर इंडिया को आप बचा सकते हैं। 47,000 करोड़ में डूब रहा है वो, उसको नहीं बचा सकते आप। पब्लिक सेक्टर को आप नहीं बचा सकते। सरकार का काम था क्या ये सब चलाने का? सरकार जैसे आप देखिए टॉयलेट्स ये इंडिविजुअल है मेरा, आप ड्रेनेज नहीं दे रहे हैं जो पब्लिक का है, जो सरकार का काम है ड्रेनेज देने का, ड्रेनेज नहीं देते और टॉयलेट देते हैं आप कौन सा काम करते हैं? देखिए ये बहुत रिफॉर्म, देखिए हम तो समाजवाद में पैदा हुए लेकिन हमारे थिंकिंग भी समाजवादी हो गए। रिफॉर्म समझने के लिए हमको बहुत स्टडी करना पड़ेगा, और रिफॉर्म्स ही दुनिया में प्रोग्रेस की तरफ लेके जाता है। उसके पूरे एविडेंसेस सामने आ गए हैं। समाजवाद तो खत्म हो चुका है, रशिया में पुतले गिर चुके हैं, लेकिन हमारे पास तो समाजवाद के नाम पे तो नारे लग रहे। हम अगर पार्टी रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो समाजवाद की शपथ लेनी पड़ती है। आई डोंट बिलीव इन समाजवाद, लेकिन शपथ तो लेनी पड़ती है। स्वतंत्र भारत के टाइम शरद जोशी ने शपथ नहीं ली क्योंकि वो बोले कि मैं समाजवाद में विश्वास नहीं रखता, तो हमको दूसरा प्रेसिडेंट बनाना पड़ा, मानवेंद्र काचोले, उनको अध्यक्ष बनाना पड़ा और उन्होंने शपथ ली, लेकिन शरद जोशी बोले मैं नहीं शपथ ले सकता। इतना हमको कट्टरवादी होना पड़ेगा, ये किसानों को समझ में नहीं आता, इसलिए ये सब प्रॉब्लम होती है। और समझाने का नेता, जैसे हमारा माइक भी कम हो गया। आज आप हमको बुलाए, इतने पत्रकार हमारे सामने हैं, लेकिन कौन बता रहा है? मीडिया में देखिए, आप टीवी पे की चर्चा देखिए, कोई ठीक तरीके से समझा रहा है, कंफ्यूजन निकाल रहा है? नहीं निकाल रहा है। ये बात है, इसलिए किसान कंफ्यूज है। तो दोस्तों, ये थे श्री गुणवंत पाटिल जी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि श्री पाटिल खुद भी एक किसान हैं और किसानों के सबसे बड़े संगठन शेतकारी संगठन से काफ़ी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। आप राजनीतिक दल स्वतंत्र भारत पक्ष के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आप सभी ने सुना कि किस तरीके से श्री पाटिल ने विस्तार पूर्वक सभी हमारे सारे प्रश्नों का जवाब दिया और ये भी बताया कि किस प्रकार से ये अधिनियम किसानों के न केवल हित में है बल्कि उनको दशकों से जो बेड़ियां उनके पैरों में पड़ी हुई थी उनको भी खोलने का काम करती है। आप अपने जो फीडबैक है वो हमें अविनाश AVINASH avinash@ccs.in पर भेज सकते हैं। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा और आप हमें अगले पॉडकास्ट के लिए विषय भी सुझा सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।